आयामी है। मनुष्य का प्रकृति के साथ समायोजन, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रकृति प्रभावित मानव और मानवीकृत प्रकृति के बारे में पढ़ा था। और सबसे लास्ट में हम लोगों ने जाना एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंध। आई होप बच्चों कि आप लोगों ने अपना होमवर्क किया होगा और जो भी पढ़ाया गया था आपने उसे रिवाइज किया होगा। आइए देखते हैं कि आज हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु कौन से रहेंगे। आज हम जानेंगे भूगोल को एक समाकलन विषय के रूप में, भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध, भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से संबंध, भूगोल का अन्य विषयों से परासरणी संबंध, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। इट इज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना, एकीकृत करना या कंबाइन करना, और ये कार्य भूगोल बहुत ही स्मूथली करता है। आप भूगोल के अंतर्गत तथ्यों को एकीकृत करके पढ़ते हैं। आप अनेक विषयों को, डिसिप्लिन्स को कंबाइन करके पढ़ते हैं। भूगोल क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है। बच्चों, क्षेत्रीय संश्लेषण का संबंध होता है क्षेत्र से। क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में सभी तथ्यों को एकीकृत करके हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसका संबंध होता है समय से, काल से। तो समय के परिप्रेक्ष्य में सभी तथ्यों को एकीकृत करके इतिहास इसका अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। यदि आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि वो कौन सा विषय है जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है, तो आपका उत्तर होगा भूगोल। यदि पूछा जाए कि वो कौन सा विषय है जो कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है, तो आपका उत्तर होगा इतिहास। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, हर विषय को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक पहुंच होती है। जो भूगोल की उपागम की प्रकृति है वो समग्रात्मक है, होलिस्टिक है। इसका अर्थ ये है कि हम भूगोल के अंतर्गत चीज़ों को एज अ होल पढ़ते हैं, हम इन्हें पार्ट्स में नहीं पढ़ते। यह विश्व को एक परस्पर निर्भर तंत्र मानता है। सभी मनुष्य, जीव जंतु, विभिन्न संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। वर्तमान विश्व से एक विशाल वैश्विक गांव का प्रतिबोधन होता है। बच्चों, तकनीक की मदद से परिवहन के बहुत सारे साधन विकसित हुए हैं, जैसे बस यात्रा, रेल यात्रा, हवाई यात्रा। गम्यता के बढ़ने के कारण दूरियां भी काफी कम हुई हैं। फिर आप देखेंगे कि ऑडियो विजुअल मीडिया, श्रव्य दृश्य माध्यम और सूचना तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डेटाबेस को एनरिच किया है, आंकड़ों को समृद्ध बनाया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक और सामाजिक पैरामीटर्स के परीक्षण और निरीक्षण के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध रखता है। हम भूगोल के अंतर्गत कई सारे डिसिप्लिन्स को कंबाइन करके, एकीकृत करके हम इन्हें टोटलिटी में पढ़ते हैं। इससे हमें पूरे विश्व को और भी बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है, जैसे कि वह एक एकल इकाई हो, एक सिंगल एंटिटी के रूप में। और इन सभी डिसिप्लिन्स का एक ही मूल उद्देश्य है, और वो है रियलिटी को जानना, यथार्थता को ज्ञात करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, जैसे कि अभी इसकी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि भूगोल अनेक प्राकृतिक विज्ञानों के साथ और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ
घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है या अंतरापृष्ठ संबंध स्थापित करता है। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन डिसिप्लिन्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस चित्र में आप भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध देख सकते हैं। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। अब जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, जियोलॉजी जिसे हम कहते हैं भौमिकी, इसका घनिष्ठ संबंध है जियोमॉर्फोलॉजी भू-आकृति विज्ञान के साथ। मीटरोलॉजी मौसम विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है जलवायु विज्ञान के साथ, क्लाइमेटोलॉजी के साथ। हाइड्रोलॉजी जल विज्ञान, इसका घनिष्ठ संबंध है ओशनोग्राफी सामुद्रिक विज्ञान के साथ। पेडोलॉजी जिसे हम कहते हैं मृदा विज्ञान, इसका घनिष्ठ संबंध है मृदा भूगोल के साथ एंड सो ऑन। अगर हम बात करें यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों की, जैसे कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, इसका घनिष्ठ संबंध है आर्थिक भूगोल के साथ। डेमोग्राफी जनांकिकी, इसका घनिष्ठ संबंध है जनसंख्या भूगोल के साथ। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है राजनीतिक भूगोल के साथ। हिस्ट्री इतिहास का घनिष्ठ संबंध है ऐतिहासिक भूगोल के साथ। सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है सामाजिक भूगोल के साथ एंड सो ऑन। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भों में बच्चों यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, पर साथ ही साथ इन्हें समग्रता में समाकलित भी करता है। भूगोलवेत्ता को संबंधित क्षेत्र की व्यापक जानकारी रखने की आवश्यकता होती है, जिससे तर्क के आधार पर वो इनका संश्लेषण कर सके। बच्चों इस संश्लेषण को हम कुछ उदाहरणों द्वारा भी समझ सकते हैं। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक इफेक्टिव फैक्टर की भूमिका निभाता है। बच्चों क्षेत्रीय विस्तार ने कई देशों के लिए युद्ध के दौरान, स्पेशली पिछली शताब्दी में, रक्षा कवच का काम किया है। कन्वेंशनल वॉर्स परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया है। न्यू वर्ल्ड कंट्रीज चारों ओर समुद्र से घिरे होने के कारण ये हमेशा बाहरी आक्रमण से बचते आए हैं। तो यहाँ आप देखते हैं बच्चों कि विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं की अगर हम विवेचना करें तो प्रत्येक ऐतिहासिक घटना की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। फिर हम आते हैं हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत हैं, ये एक अवरोध का काम करते हैं जो हमारे भारत को बाहरी आक्रमण से बचाते आए हैं। साथ ही साथ हिमालय पर्वत में जो दर्रे स्थित हैं, पासेस, ये मिडिल एशिया से आक्रमणकारियों को रास्ता देते आए हैं। नेविगेशनल टेक्निक्स, नौ संचालन तकनीक ने यूरोप के कई देशों को हमारे भारत में, साथ ही साथ कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में उपनिवेशीकरण करने का अवसर दिया, क्योंकि इन्हें समुद्र से गम्यता मिली। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं बच्चों। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भूगोल और इतिहास में कितना घनिष्ठ संबंध है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, इसमें आगे हम बात करेंगे बच्चों समय की। भौगोलिक अध्ययन में समय एक अभिन्न अंग है। प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। यानी प्रत्येक भौगोलिक घटना
समय के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनशील रहती है और समय के परिप्रेक्ष्य में हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, इसे हम टेम्पोरली एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। दो स्थानों के बीच की दूरी है 1500 किलोमीटर। अब इसी बात को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि इन दो स्थानों के बीच की जो दूरी है हम उसे रेल यात्रा द्वारा 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं या हवाई यात्रा द्वारा हम इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर समय को एक मापदंड की तरह हम यूज कर रहे हैं दूरी को मापने के लिए। इसलिए समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकलन भाग माना जाता है बच्चों। आपकी किताब में आप लोगों से पूछा गया है कि समय चतुर्थ आयाम है, आप 3 अन्य आयामों के बारे में बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं पहला स्थानिक आयाम, दूसरा क्षेत्रीय आयाम, तीसरा मनुष्य भूमि आयाम और चौथा आपको पता लगी गया है समय। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों भूगोल का अनेक प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। पिछली स्लाइड में एक चित्र लगा था, उससे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों इसे हम 2 खंड में रख सकते हैं। एक तो है आपका भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है भूगोल और सामाजिक विज्ञान। आइए अब इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान की। बच्चों भौतिक भूगोल में हम अर्थ के फिजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, जो पृथ्वी के भौतिक तत्व हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। और प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति तथा भौतिक दुनिया का व्यवस्थित ज्ञान है। जैसा कि लिखा है, भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ हैं, यानी ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं, इनका प्रत्यक्ष संबंध है। परंपरागत भौतिक भूगोल भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, मृदा भूगोल का प्राकृतिक विज्ञान से निकट का संबंध है, क्योंकि ये अपनी सूचनाएं इन्हीं विज्ञानों से प्राप्त करते हैं। इसको मैं आप लोगों को बच्चों थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जब हम बात करते हैं भौमिकी की, जिसे हम कहते हैं जियोलॉजी, ये आपके पृथ्वी के ज्ञान से संबंधित है। पृथ्वी का ठोस भाग किन चट्टानों से निर्मित है, वो कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे ये चट्टानें, भूपर्पटी और स्थल आकृतियां निर्मित हुई हैं, इसे हम पढ़ते हैं भौमिकी के अंतर्गत। जब हम बात करते हैं भू आकृति विज्ञान की, जिसे हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसमें विभिन्न क्रियाएं जो विभिन्न स्थल आकृतियों को आकार देती हैं, हम इनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। जब हम बात करते हैं मौसम विज्ञान की, मीटरोलॉजी, इट इज बेसिकली रिलेटेड विद वेदर। इसमें पृथ्वी की वायुमंडलीय घटनाएं, स्पेशली मौसमी दशाओं का अध्ययन किया जाता है और इसका संबंध है मौसम की भविष्यवाणी से, वेदर फोरकास्टिंग से। जब हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान की, क्लाइमेटोलॉजी, संपूर्ण पृथ्वी या किसी स्थान विशेष की जलवायु का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर बच्चों जब हम बात करते हैं जल विज्ञान की, हाइड्रोलॉजी, इट बेसिकली स्टडीज वाटर एंड ओशन बॉडीज। जल का आदान प्रदान, जल का उत्पादन, स्रोत आदि का अध्ययन किया जाता है। जब हम बात करते हैं सामुद्रिक विज्ञान की, तो इसमें हम बेसिकली ओशियन, समुद्रों का अध्ययन करते हैं।
क्षेत्रीय समुद्री तट, क्षेत्रीय समुद्री जल, नदी मुख, समुद्री धारा, समुद्री तरंग, समुद्री जीव आदि का अध्ययन करते हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों मृदा विज्ञान की, पेडोलॉजी की, तो इसके अंतर्गत हम मृदा को स्टडी करते हैं एज अ नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन के रूप में। मृदा निर्माण, निर्माण प्रक्रियाएं, वर्गीकरण, मृदा के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुण, उर्वरकता का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। मृदा भूगोल की जब बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंतर्गत हम मृदा का निर्माण, निर्माण प्रक्रिया, वितरण, मृदा अपरदन, मृदा अवनति, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर आता है आपका जैव भूगोल, जिसका वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक घनिष्ठ संबंध है। बच्चों जब हम बात करते हैं जैव भूगोल की, तो इसके अंतर्गत सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति शास्त्र में पेड़ पौधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में जीव जंतुओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान में हम पर्यावरण के अंदर पाए जाने वाले समस्त जैविक और अजैविक घटकों का, इनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ आप देखते हैं कि जैव भूगोल वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान तथा पारिस्थितिकी विज्ञान से अत्यधिक निकटता से जुड़ा हुआ है। भूगोलवेत्ता के लिए गणित एवं कला में निपुण होने की आवश्यकता होती है बच्चों, स्पेशली मैप ड्राइंग के लिए, मानचित्रण के लिए, यानी कि जैसा कि लिखा है मानचित्र रेखांकन के लिए। बच्चों भूगोल में हम खगोलीय स्थितियों का भी अध्ययन करते हैं, जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स, अक्षांशों और देशांतरों का विवरण प्रस्तुत करता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, वे रेखाएं जो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की ओर रन करती हैं, उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, और वे रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर या साउथ से नॉर्थ की ओर रन करती हैं, हम उन्हें कहते हैं लॉन्जिट्यूड्स। इसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है भूगोल के अंतर्गत खगोलीय स्थितियों के अध्ययन में। बच्चों पृथ्वी का आकार भू आब है, जियोइड, परंतु भूगोलवेत्ता का जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है मैप, मानचित्र, जो कि द्विआयामी प्रदर्शन होता है। अब भू आब को आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं द्विआयामी में? इसका समाधान है लेखा चित्रीय तथा गणितीय रीति से प्रक्षेपण की रचना द्वारा। रेखात्मक तथा परिमाणात्मक तकनीक में गणित, मैथ्स, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स एवं अर्थमिति, इकोनोमेट्रिक्स में प्रवीणता की आवश्यकता होती है। बच्चों मानचित्रों को बनाने के लिए कलात्मक कल्पना की जरूरत पड़ती है। कलात्मक कल्पना के द्वारा ही मानचित्र तैयार किए जाते हैं। खाका, स्केच, मेंटल मैप्स, मानस मानचित्र और मानचित्र कला के लिए कला में निपुण होने की आवश्यकता होती है। आशा करती हूँ बच्चों जो भी आप लोगों को समझा रही हूँ आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भूगोलवेत्ता का सबसे इम्पॉर्टेंट उपकरण कौन सा होता है, तो आपका उत्तर होगा बच्चों मानचित्र। इसमें आप ग्लोब, एटलस भी लिख सकते हैं। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। बच्चों जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो इसमें हम बेसिकली ह्यूमन सोसाइटीज को स्टडी करते हैं, मानव समाज का अध्ययन करते हैं। जैसा कि बच्चों पिछली स्लाइड में रेखा चित्र में आपने देखा कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल की शाखा के साथ अंतरापृष्ठ संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। बच्चों भूगोल और इतिहास के मध्य जो संबंध है इसे हम इसकी पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों प्रत्येक विषय का एक दर्शन होता है जो उसके लिए मूल आधार होता है। दर्शन प्रत्येक विषय को जड़ प्रदान कर उसकी विकास प्रक्रिया में क्रमशः ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत करता है और इस तरह भौगोलिक चिंतन का इतिहास
भूगोल की मातृ शाखा के रूप में पाठ्यक्रम में सर्वत्र सम्मिलित किया गया है। अब बच्चों यहाँ पर आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के सभी विषय, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनांकिकी, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। भूगोल की सभी शाखाएं सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल आदि विषयों से घनिष्ठता से जुड़े हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक में स्थानिक विशेषताएं मिलती हैं। बच्चों, जब हम यहाँ पर बात करते हैं समाजशास्त्र की, सोशियोलॉजी की, तो इसमें हम बेसिकली मानव समाज का अध्ययन करते हैं, मानव जनित सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी में हम समाज के विभिन्न तत्वों और प्रक्रियाओं का स्थानिक अध्ययन करते हैं। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, टेरिटरीज का अध्ययन करते हैं, राज्य क्षेत्र, प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी का अध्ययन करते हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल में हम स्टेट को स्टडी करते हैं एक स्थानिक इकाई के रूप में। इसमें हम लोगों का जो सांस्कृतिक व्यवहार है उसका अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में बेसिकली हम अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग। इन सभी विशेषताओं का बच्चों एक स्थानिक पक्ष होता है, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका आर्थिक भूगोल, जो इस स्थानिक पक्ष का अध्ययन करता है। फिर बच्चों, जब हम बात करते हैं जनांकिकी की, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफी, और जनसंख्या भूगोल की, तो इनमें भी आपस में घनिष्ठ संबंध है। जनसंख्या भूगोल में बच्चों हम जनसंख्या के आकार, वितरण, घनत्व, वृद्धि, आयु संरचना, लिंग अनुपात आदि का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर बच्चों जनांकिकी, डेमोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें हम जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व, आकार, आयु संरचना, वितरण, लिंग अनुपात आदि का स्टैटिस्टिकल अध्ययन करते हैं, सांख्यिकी अध्ययन करते हैं। समय और स्थान के परिप्रेक्ष्य में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इनमें हम उनका अध्ययन डेमोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। बच्चों, भूगोल का अन्य विषयों से परासरणी संबंध। भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ये बात बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ अध्ययन के विधि तंत्र एवं उपादानों का अनुसरण करता है, जो इसे अन्य विषयों से पृथक यानी कि अलग करते हैं। इसका अन्य विषयों से परासरणी संबंध होता है। ऑस्मोटिक रिलेशनशिप बच्चों ये विज्ञान की एक प्रक्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेजिन्स को आप पानी में भिगा दें, मुनक्कों को, तो होता क्या है कि ये जल को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह ज्योग्राफी अलग अलग डिसिप्लिन से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करती है और अपने में एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि अन्य सभी विषयों का अपना निजी विषय क्षेत्र होता है। अलग अलग विषय अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखते हैं। भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता। बच्चों, जिस तरह से मनुष्य की बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, जो एक झिल्ली द्वारा सेपरेट आइडेंटिटी रखती हैं, लेकिन ये रक्त के बहाव को अवरुद्ध नहीं करती। इसी प्रकार भूगोल भी अन्य डिसिप्लिन से सूचनाओं को एक्सट्रैक्ट करता है, मगर साथ ही साथ वो व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता। भूगोल वेत्ता बच्चों इन विषयों से सूचनाओं को और आंकड़ों को प्राप्त करके उन्हें यूज करके क्षेत्रीय संश्लेषण करने का प्रयास करता है। मानचित्र भूगोल वेत्ता का महत्वपूर्ण उपकरण होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय प्रतिरूप को प्रकाश में लाने हेतु सारणीबद्ध आंकड़ा दृश्य रूप में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि टैबुलर डेटा को
कन्वर्ट किया जाता है विजुअल फॉर्म में। बच्चों आज हम यहीं पे विराम लगाएंगे। रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में हमने बात करी। भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध, इसके बारे में हमने जाना। भूगोल का सामाजिक विज्ञानों से संबंध, और सबसे लास्ट में हमने जाना भूगोल का अन्य विषयों से परासरणी संबंध। अब बच्चों मैंने आपको गृह कार्य दिया है, ये बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पे है। पहला प्रश्न आपका बहुवैकल्पिक है, दूसरा प्रश्न आपका अति लघु है, तीसरा चौथा प्रश्न आपका लघु है, और पांचवा प्रश्न आपका विस्तृत है। प्लीज बच्चों अपना होमवर्क टाइमली कीजिए। जो भी पढ़ाया जाता है आप उसे रिवाइज जरूर कीजिए, रटिए मत, समझ के याद करने की कोशिश कीजिए। बच्चों आप अपने मोबाइल पर दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस पाठ्य से संबंधित सामग्री को पढ़ सकते हैं दीक्षा ऐप में जाके, साथ ही साथ ऑनलाइन अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आपको पुनः देखना है तो आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जाकर पुनः इस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी अध्याय के अंतिम भाग के साथ। तब तक के लिए बच्चों हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना।